क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। वो वीडियो वहीं खत्म हो गया था क्योंकि कुछ काम हो गया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तब देखिए, ये एकदम एज अ की पॉइंट की तरह आपको लिखाया था, और वैसे आप देख सकते हो कि कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। तो अच्छे से आपको दिखा देता कि स्क्वायर प्लेनर, आपको ये लाइन लिखाई थी मैंने, स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। ठीक है, वो सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। और जो टेट्राहेड्रल होता है वो ऑप्टिकल दिखाता है बट जीआई नहीं दिखाता है। ये बात मैंने आपको थ्योरी में लिखाई थी, सीधा एक थ्योरी का पॉइंट ही पूछ लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 61 आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसके कितने आइसोमर बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है बट अभी जेई मेंस 2020 के आसपास 20 या 21 में पूछा था इसने इसी क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको शायद ये दिखाया भी था बट अभी दोबारा देखते हैं अपन लोग। MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये, और A3B3 टाइप के जो भी होते हैं ना, सॉरी ये जेई वाला क्वेश्चन नहीं है, जेई वाले में वहाँ NO2 था, तो NO2 था ना, तब लिंकेज आइसोमेरिज्म और बन जाती है। बट यहाँ तो सिंपल MA3B3 है, और MA3B3 में तो आपको दिखा रखा है कि एक फेस और एक मर बनता है, जो NCERT में भी डायग्राम दिए हुए हैं और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। अगला क्वेश्चन है ब्राउन रिंग वाला। अब ब्राउन रिंग का तो फॉर्मूला आपको, ये वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं था जहां ब्राउन रिंग का आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स रटना होगा, ब्राउन रिंग जो अपन ने पी ब्लॉक में भी पढ़ी है और कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं। अब ये तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। पानी 5 है इसमें, बस 5 पानी और एक NO+, बस रटना है तो रटना है। और यहाँ +2 चार्ज है, इस +2 चार्ज को सल्फेट आयन जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं। इसके बारे में तो आपको पहले भी बता रखा था। और याद रखना, ये ब्राउन रिंग होती है ना, उसमें आयरन +1 में होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। अगला है फेरिक सॉल्ट एडिंग विथ KCN प्रिसियन ब्लू। अब फिर से ये एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया, प्रिसियन ब्लू। और ये अपन NCERT में दिया है 11th वाले में भी, जब अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसके भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव है कि प्रिसियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होगा। प्रिसियन ब्लू का फॉर्मूला था 4:3 वाला रेशियो वाला, ये 4 और ये 3, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये जो चीज़ें है ना, ये एप्लीकेशन वाली है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी टोलेन रिएजेंट आ गया। अब टोलेन रिएजेंट आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो बट यहाँ इसका एप्लीकेशन है। उसमें NCERT क्या लिखती है, ये फॉर्मूला भी लिखती है ऑर्गेनिक में, और ये भी लिखती है अमोनिटेड सिल्वर है ना। तो ये वाला इसका कॉम्प्लेक्स है, सिल्वर है, सिल्वर का होता है टोलेन टेस्ट। ठीक है, अब नेस्लर रीजेंट फिर से वही, ये सब सारी चीज़ें तो आपको इन्फॉर्मेटिव है तो याद होनी चाहिए। ये रहा आपका नेस्लर रीजेंट KOS के साथ में। और ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेटिव है जो याद रखनी पड़ेगी। इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कब याद होगी, जब अपन उस चीज़ों को, जो नोट्स मैंने आपको दिए थे उसको बार बार आप रिवाइज करोगे, या मॉड्यूल किसी से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल से रिवाइज कर लो। मॉड्यूल के PDF वगैरह चाहिए तो भी मेरे से ले सकते हो आप। हाइपो इज़ यूज टू फोटोग्राफी। अब हाइपो का सोल्यूशन होता है ना, वो फोटोग्राफी में यूज़ लेते हैं, तो ये भी अपन फोटोग्राफी वाला भी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो अपन कवर कर चुके हैं, क्योंकि हाइपो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो एक वो उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो आपको याद होना ही होना चाहिए। अगला है इमेज ऑन एक्सपोज डेवलप फोटोग्राफी फिल्म ड्यू टू। अभी फिर से हाइपो वाला हो गया। तो हाइपो में क्या होता है कि मतलब फोटोग्राफिक होता है और वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है कौन, AZ सिल्वर। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसमें और कोई ऐसा नहीं कि कुछ लग रहा हो कंसेप्ट और समझाऊँ, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया कि भाई AGBR। आपको हाइपो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पहले आपने जब फोटो वगैरह खिंचवाते ना तो ऐसे रील कैमरा आता था पुराना और उसमें रील बनती थी। अब ये नहीं, ये वाले फ़ोटो नहीं चलते, अब तो मोबाइल से और सीधा प्रिंटर से फ़ोटो निकलते हैं, लेकिन रील होती थी। और उस रील को AGBR के सॉल्यूशन में ले जा करके, AGBR के और हाइपो के सॉल्यूशन में ले जा करके धोते थे उसको। तो AGBR प्लस हाइपो का जो सॉल्यूशन होता था, जब वो रिएक्ट करता था तो एक कॉम्प्लेक्स बनता था। और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये रहा। तो कुल मिला के हाइपो वाले में बस आपको इतना याद रखना है कि AGBR प्लस हाइपो ये रिएक्शन करवाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और इसमें जो एक्सपोज्ड होता है, मतलब इमेज किसकी बनती है, जहाँ से सिल्वर होता है वहाँ इमेज बनती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है, आपको याद करनी ही पड़ेगी ये सारी चीज़ें तो जितने भी थी। अगला है फोटोग्राफी में क्या काम होता है। अब फिर से ये आ गया वापिस, अभी तो आपको बताया कि AGVR काम में आता है ना। तो अगला है Na2H2O3 यूज टू फोटोग्राफी ड्यू टू। अब इसको फोटोग्राफी में, ये आपका क्या है, यही तो हाइपो है। इसमें क्या काम में लिया आपने, AGVR प्लस हाइपो। हाइपो का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2H2O3.5H2। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये वाला AG। ये रिएक्शन होती है इसकी, थोड़ी सी माइंड में भी रख लोगे, एक दो बार देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट एग्जाम में हाइपो वाला नहीं आता है, क्यों, क्योंकि अब इसका कोई एप्लीकेशन रहा नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हाइपो को क्या करते हैं, देखो जो रील होती है ना उसके ऊपर में AGVR होता है। तो इसको धोने के लिए इसको धोएंगे हाइपो से, तो बाद में AG रहेगा, बाद में कौन बचेगा, AG। इसीलिए इसको वो फोटो दिख जाता है। तो क्यों कर रहे हैं, AGVR को रिमूव करने के लिए हाइपो का सोल्यूशन काम में लेते हैं। इस AGVR को रिमूव करना है, इसीलिए इस हाइपो को काम में लिया है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट्स हैव एज एन एसेंशियल इंटीग्रेट। अब देखो फोटोग्राफी क्या था, फिर से वही आ गया AGVR। इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है सारी सी, एक रिएक्शन है याद रख लो तो काम हो जाता है। फिर आया है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, जिगलर नट्टा, ये आप पॉलीमर वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। अब यहाँ एल्यूमिनियम से मेटल है और मेटल से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे 3 बार। तो क्या हो गया, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हुआ कि नहीं हुआ। अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में ये पढ़ के आए थे कि मेटल से डायरेक्ट, मेटल जरूरी नहीं मेटल हो, नॉन मेटल्स भी हो सकती है, मेटल या नॉन मेटल से डायरेक्ट कार्बन अटैच है। ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, अगला, द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब देखो इसमें SnCl4 है और ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम के बाद में ब्यूटाइल टिन बन गया। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम मतलब कि ब्यूटाइल मतलब क्या होता है कि 4 कार्बन, C4H10 और लिथियम, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है। और इससे फिर से ये ब्यूटाइल, Bu मतलब ब्यूटाइल और टिन लग गया, तो पहले भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था, बाद में भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन रहा है, ऐसा तो पूछा आपने से। अगला, कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये 2017 में एग्जाम में भी पूछा है, RMgX। मैग्नीशियम है, R का मतलब है कोई भी कार्बन की सेल, जैसे CH3 Mg और Br, ये ग्रिग्नार्ड है। तो कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम मेटल से जुड़ा हुआ है ना, मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक है। ये डाईएल्किल जिंक, ये भी देखो जिंक, जिंक से है ना डायरेक्ट, R मतलब कार्बन, जिंक से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये वापस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 4। ओके, और अब उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है ये CH3 MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, आपको दिख रहा है क्या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है सारे। ठीक है, और कार्बन और मैग्नीशियम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्गेनिक वाला हेलो एल्केन है ना उसमें चैप्टर में लिखी हुई है। कार्बन और मैग्नीशियम में जो बॉन्ड होता है ना वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मैं ये ऑर्गेनिक में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। और मैग्नीशियम और Br के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे, यहाँ होता है आयनिक बॉन्ड। आगे बात समझ में, तो वहाँ कौन सा था, कोवेलेंट, यहाँ कौन सा है, आयनिक। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड। भाई एक मेटल है उससे लिगेंड के नंबर, जैसे 6 लिगेंड जुड़ गए, तो इसको लिगेंड को क्या बोलोगे यार, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे इसको। बहुत इजी क्वेश्चन, लिगेंड के नंबर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला है सेलेक्ट द बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी 2 है,
तो डाइडेंटेट में अपन मेनली 2 लिगेंड ही पढ़ते हैं, EN पढ़ते हैं, DMG पढ़ते हैं और ऑक्सलेट पढ़ते हैं, यही तो सब पढ़ते हैं, ये डाइडेंटेट में पढ़ते हैं। अगला है टोलेंस रिएजेंट में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। टोलेंस रिएजेंट अभी अपन देख करके आए थे, क्या था, Ag NH32 और पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था। टोलेंस रीजेंट का फॉर्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनिक में भी है और यहाँ पे भी पूछ सकता है। ऑर्गेनिक में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि टोलेन रीजेंट का ये फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड कीटोन इन सब जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए टोलेन रीजेंट काम में लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एक तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ये अपन थ्योरी में कवर कर चुके, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। उसके बाद फॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताया था एस ब्लॉक में बताया था कि ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड बनाए तो हाई फाई होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने चाहिए, हाई फाई क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, यही तो होता है चार्ज अपॉन साइज। तो फाई क्या होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, तो फाई ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन पाएंगे। इसमें बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं पहले, 3 क्लोरीन और 1 इथाइल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और आपको पता था प्लेटिनम की तो 2 ही चीज़ें होती हैं, प्लेटिनम अगर +2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और प्लेटिनम अगर +4 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये इनका पेयर चलता है, जो आपको याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर अलग टाइप के क्वेश्चन भी तो बनते हैं, तो इसका आंसर ये चला जाएगा। थायोसाइनेट, थायो का मतलब होता है सल्फर और साइनाइड का मतलब होता है CN, मतलब SCN, ठीक है, तो उसको ऐड किया गया है, तो किसके साथ में, पोटास फेरिक एलम के साथ में, पोटास फेरिक एलम के साथ में, मतलब K2SO4 FeSO4 इस टाइप का कुछ सॉल्ट रहा होगा, उसके साथ में कर रहे हैं, तो रेड कलर आ रहा है। अब ये आपको यहाँ ऑर्गेनिक मतलब यहाँ लग रहा है कि ये मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, बट अब जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कहाँ से NCERT से लिया गया है। ऑर्गेनिक पढ़ते हो 11th की, तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हो, तो वहाँ पे आता है Fe+3 में जब होता है तो वो डार्क रेड कलर देता है, एकदम खून जैसा लाल। अब यहाँ Fe+3 में किस में, अब SCN के ऊपर में तो -1 चार्ज होता है, तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये लिगेंड है एक तरह का। Fe+3 ये है, तो यही इसका रेड कलर का होगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी बाहर का नहीं है, बाहर का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं खुद कटवा लेता हूँ, आपको बीच में पता ही होगा ना कि उसको कटवा देता हूँ मैं ऐसे कि ये क्वेश्चन काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए इसमें अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1 सल्फेट है, 5 ये है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका हो गया 6। पहले बताना कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो 6 है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स का मान लेते हैं x, सल्फेट का -2, और NH3 तो न्यूट्रल है बराबर 0, तो x बराबर +2। तो ये तो क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिगेंड दिए हैं और इनके K वैल्यू दिए हैं। K मतलब क्या होता है, अपन वहाँ पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेड की कंसंट्रेशन। K जितना ज़्यादा होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स या कोई भी चीज़ स्टेबल होती है। मतलब K ज़्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। इतना ज्ञान तो होगा, ओके। जिसका K ज़्यादा होगा उसका स्टेबल होगा प्रोडक्ट। NH3 का K कितना दिया है, 10⁻15। CN का कितना दिया है, 10⁻11। अब ये तो K से देखने की जरूरत नहीं है, आपको लिगेंड की वो सीरीज याद होगी ना, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, आई बार सानिया कूल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है, इडियट, नहीं इनकी सुनता कोई। तो इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, यही तो बताना है। तो CN स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो K वाले वैल्यू को छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जिसका K ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी यहाँ से भी देख सकते हैं, अपने को डायरेक्ट पता ही है। डज नॉट गिव, नॉट पहले नॉट पे गोला मार दो, गिव टेस्ट सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का टेस्ट कौन देगा, जिसके बाहर में सल्फेट होगा। ये तो डबल सॉल्ट है, सबका टेस्ट दे देगा, इसको हटा दो। इसके बाहर सल्फेट है, ये सल्फेट का टेस्ट दे देगा।
इसके बाहर ये भी तो सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, इसके बाहर ही सल्फेट है तो ये दे देगा। इसके अंदर है सल्फेट, अंदर जब भी ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ना तो पूरा का पूरा ये डब्बा है ना कभी नहीं टूटेगा, ये टूटता ही नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है और कभी टूटता नहीं है। सिर्फ एक आध कोई कॉम्प्लेक्स टूटता है, वो मरकरी का होता है, और वो बाहर बहुत बड़े लेवल की बात होती है एमएससी बीएससी की, जो अपने को अभी ध्यान नहीं देनी। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर सल्फेट होगा तो ही सल्फेट का टेस्ट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कभी भी टूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर चुके हैं कि 4 सीएल होंगे, उस 4 सीएल में से एक सीएल टेस्ट दे रहा होगा, तो इनके लिए पहले क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करोगे। इन सब में H2O न्यूट्रल है, कितने भी H2O कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेटिनम का x मानोगे, -4 + 0 = 0, तो प्लेटिनम इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सब ऑप्शन में देख लो भाई, सब ऑप्शन में प्लेटिनम +4 में है। प्लेटिनम +4 में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। चलो अब बनाते हैं, पीटी ले लिया, अब कोऑर्डिनेशन 6 करना है। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड जो भी होता है उसको अंदर लेते हैं। न्यूट्रल यहाँ कौन है, पानी है। 6 के 6 पानी ले लिए, चलो अपना तो कॉम्प्लेक्स बन गया। 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब प्लेटिनम ले लो, साथ में 6 लिगेंड ले रहे हैं, तो सीएल कितने बच गए बाहर, 4। इसमें तो 4 के साथ सीएल टेस्ट दे रहे हैं, नहीं होगा काम। पीटी H2O कितने हैं यहाँ पे, 2 H2O है, 2 ले लिए। सीएल 4 के 4 काम में लेने पड़ेंगे अंदर, क्यों, क्योंकि अपने को 6 पूरा करना है। इसके अंदर, इसके बाहर सीएल है ही नहीं, तो ये तो टेस्ट ही नहीं देगा सीएल का। चलो इसमें आते हैं, इक्वेशन कर चुके थे कल भी। पीटी H2O कितने हैं, 5, एक सीएल अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को 6 चाहिए, तो बाहर कितने बचेंगे, 3 सीएल, नहीं 3 सीएल नहीं, अपने को बाहर 1 सीएल चाहिए। पीटी H2O कितने, 3 है, 3 ले लिए, 3 सीएल ले लिए, 1 सीएल बच गया बाहर, बिल्कुल। टोटल 4 सीएल थे, उसमें से 1 सीएल टेस्ट दे रहा था, 1/4, यही अपने को चेक करना था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। सबसे पहले जेड कितना है क्रोमियम का, 24, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, 0 है, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो फॉर्मूला था, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 × 2 12, ये कितना हो जाएगा, 36 मतलब नोबल गैस के बराबर है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मतलब कि ये EAN रूल को फॉलो करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी अपने पढ़ा 36 आया तो मैंने क्या बोला कि नोबल गैस का या इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेट मिल जाता है उसको, तभी तो वो फॉलो करता है, तो इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन उसको मिलना चाहिए। फिर से EN निकलवा रहा है, तो EN के लिए फॉर्मूला निकालो, जेड कितना होगा आयरन के लिए, 26 होता है एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +4 + x - 6 = 0, तो x = +2, साफ दिख रहा +2 में, निकाल लोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 2 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6 है, देखो 6 लिगेंड है ना, तो ये हो गया है 24 और ये 12, फिर से 36 आ गया। अगला है लीस्ट कंडक्टिविटी लिस्ट किसकी होगी, कम किसकी होगी, लिस्ट मतलब कम, जिसके आयन कम बनेंगे। अब देखो, अब आपको यहाँ आयन बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कोबाल्ट सब में +3 में है, कोबाल्ट +3 में है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो पहले सबके यहाँ बना लेता हूँ मैं साइड में, कोबाल्ट ऑप्शन A का, ठीक है, फर्स्ट का, और NH3 ले लोगे कितने, 4 ले लिए, और तो क्लोरीन कितने चाहिए, 2, 1 सीएल रहेगा बाहर, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को पूरा करना है। सेकेंड ऑप्शन, कोबाल्ट NH3 कितने, 3, सीएल कितने, 3, बाहर क्या बचा, 0, ठीक है। तीसरा, कोबाल्ट NH3 कितने हैं, 5, पहले न्यूट्रल को लेते हैं, इसलिए मैं 5 के पास कोबाल्ट ले रहा हूँ और क्लोरीन बाद में लेता हूँ, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन बाहर रह गए। फोर्थ, अगला है कोबाल्ट NH3 पूरे के पूरे बाहर ले ली, अंदर ले ली मैंने, 6, और क्लोरीन बाहर रह गए। इसको तोड़ेंगे तो कितने आयन मिलेंगे, एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स और ये क्लोरीन माइनस 2 आयन मिलेंगे। इसको तोड़ेंगे तो कितने आयन मिलेंगे, आप बोलोगे 1, मैं बोलूँगा 0, ये टूटेगा ही नहीं, जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो टूटेगा ही नहीं। इसमें कितने बनेंगे, 3 आयन, 2 क्लोरीन 1 ये, इसमें कितने बनेंगे, 4 आयन।
पर अपने को बोला है कि इसकी कंडक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछता तो सबसे ज़्यादा फोर्थ वाला होता कंडक्टिविटी में, और फिर आता थर्ड वाला, फिर आता फर्स्ट वाला, फिर आता सेकंड वाला। तो लीस्ट कंडक्टिविटी किसकी हो गई? सेकंड वाले की। बहुत आसान, आप बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला है, एक कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका EAN जो है ना वो 34 है। चलो EAN का फॉर्मूला आएगा, तो EAN बराबर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। EAN कितना है? 34 है। Z कितना दे दिया है? 28। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 माइनस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर अपने से पूछ रहा है, मान लेते हैं x है। सॉल्व कर दो इसको। ये कितना बन गया आपके पास में? 28 में से 2 गए, कितने बच गए? 26। ठीक है, 26 को इधर ले आओगे, 34 माइनस 26 कितने हो जाएंगे? 8 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो लिगेंड का नंबर पूछ रहा था, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा था। बस अभी तक आप EAN निकाल रहे थे, इस बार EAN दे दिया और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा था, तो ये भी तो आसान है। इसमें EAN निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? Z कितना है कोबाल्ट का? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का x मानोगे, EN न्यूट्रल होता है, -2 बराबर 1 + 1। तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी +3। कोबाल्ट +3 में है, ठीक है, कोबाल्ट +3 में है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, EN जो है ना वो डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक EN 2 लिगेंड का काम करेगा। तो 4 ये हो गया +2 6। तो इसकी हो गई, कितनी हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। अब इसको सॉल्व कर दो, 24 + 12 बराबर 36। ठीक है, अगला बोलता है फॉर द विच ऑफ द D की पावर n कॉन्फ़िगरेशन बोथ लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर पॉसिबल। किसमें लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हट करके है, मतलब कि लो स्पिन भी बन सकता है और हाई स्पिन भी बन सकता है। तो इसके लिए अपने को इसको क्या करना है? फिल करके देखना है सबको, ठीक है। मतलब D9 को एक बार वीक फील्ड मान के फिल करेंगे, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। D9 1 2 3 मान लेते वीक फील्ड था, तो पहला ऊपर जाता 4 5, फिर 6 7 8 9। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो हमेशा सेम ही, मतलब हमेशा सेम ही बन रहा है, तो सेम नहीं बनना चाहिए इसमें, बोले एक जैसा ही बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन D3 वीक फील्ड लिगेंड होता 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो 1 2 3, ये भी सेम ही बन रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। D5 देखो 1 2 3 1 2 3 1 2, अलग अलग किसमें बन रहा है वो देखना अपने को। 5 है 1 2 3, मान लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर 4 और 5। तो ये कैसा बन गया? हाई स्पिन बन गया। वीक फील्ड मतलब हाई स्पिन। और उसके बाद में अब मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है पेयरिंग करा लेगा 4 और ये 5, ऊपर नहीं गया, इजी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो क्या बन गया? लो स्पिन। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका अलग बन रहा है और वीक फील्ड आने से अलग बन रहा है, तो वही अपना आंसर है, मतलब वही दोनों कन्फिग्रेशन दिखा सकता है। रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है यहाँ से। हेलाइड लिगेंड फॉर्म स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सही बात है भाई, हेलोजन जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड मतलब करते ही करते हैं, ठीक है, हाई स्पिन ही बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो, ये तो एक दूसरे को एक सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट है, मतलब ठीक है। अगला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने आपको बताया था वीक फील्ड लिगेंड जब भी होता है वो बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो कैसा होता है? और उसमें पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, तो कैसा होगा वो? ओ हाई स्पिन।
ये बातें आपको पहले बता चुका मैं आपको थ्योरी में, ठीक है। तो यही होगा, ये बोल रहा है इनर ऑर्बिटल, जबकि ये तो आउटर ऑर्बिटल है। आईपीसी नाम लिखना है इसका। अब ये है ना 5, ये है फेरोसिन होता है, इसको फेरोसिन बोलते हैं, आपको पता भी होगा। ऐसे 5 कार्बन की एक रिंग बनती है, आयरन ऐसे रहता है, इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। तो ये मतलब रिंग वाले जो भी होते हैं ना उसके लिए बिस ट्रेस यूज़ करते हैं। तो 2 बार रिंग है तो इसके लिए यूज़ करेंगे बिस यूज़ करेंगे। और इस रिंग का नाम क्या है, 5 कार्बन की रिंग बनाई थी ना मैंने अभी, साइक्लोपेंटा डाइनाइल। इस रिंग का नाम है साइक्लोपेंटा डाइनाइल, तो 20 साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन, ठीक है। अगला है करेक्ट नेम बताना अपने को इसका। देखो पहली बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके ये ऐसा क्वेश्चन 2000 अभी आपके 22 में एग्जाम में आया था, बता दूं मैं आपको, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था डिट्टो एकदम, ठीक है, देख लेना भले। तो पहली बात बता दूं मैं आपको, पहले आप क्या करेंगे, इसका अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर कर देंगे अदला बदली। इस क्वेश्चन का नाम नोमेनक्लेचर का तरीका अलग ही होता है। इसका नाम लिखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की अदला बदली कर दो, बस। इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो। तो इसका नाम क्या होगा, ये प्लेटिनम होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये प्लेटिनेट होगा। तो पहले वाले में प्लेटिनम आएगा, दूसरे में प्लेटिनेट आएगा। प्लेटिनम और प्लेटिनेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, सही। इसमें तो किसी में भी गलती इसने की ही नहीं है, तो अपने पास में वो चांस भी नहीं है कि उस बेसिस पे अपन क्वेश्चन कर सके। तो इसका नाम क्या होगा, एमीन कितने, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। ये डाइक्लोरो नहीं, अमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, क्यों, वो ए से स्टार्ट हो रहा, क्लोरो Cl से स्टार्ट हो रहा है, तो इसने क्लोरो को बाद में लिखा है, इसने ठीक लिखा है, इसने टेट्रा क्लोरो। अब क्लोरो तो 2 है, कहाँ से टेट्रा, तो ये भी गलत है। तो टेट्रा एमीन डाइक्लोरो। अब यहाँ इसमें क्या है, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, और ये भी लिख रहा है टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। तो यहाँ तक सही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें कितना आ रहा है, पहले वाले में +2 में आ रहा है, ये कितने में आ रहा है, +4 में। अब मैंने क्या बोला, अदला बदली कर दो, ये +4 किसके ब्रैकेट में आएगा, इसके ब्रैकेट में आएगा, और ये इसके ब्रैकेट में आएगा। ये एक यूनिक बात होती है इसकी, जो हर कोई भूल जाता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। और यही मैंने आपको बताऊं, मैं आपको पिछली बार भी जब मैंने क्वेश्चन करा था नीट 2022 से पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया था, और यही क्वेश्चन आया था डिट्टो एकदम छप करके मेन एग्जाम में। तो आपको समझ में आ गया इसका रूल, लिखने का तरीका, कि इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आप आज नीट 22 का पेपर देखना, उठाना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैं इसका यार कुछ ना कुछ हो ही जाता, सुबह कोई बुला लिया, अभी पावर बैंक कम हो रहा है। तो अगर मान लो इसका रूल होता है लिखने का, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आए, अलग अलग आए, जैसे इस क्वेश्चन में अलग अलग आई थी, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अदला बदली कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक की तो आती पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे की आती 0, पॉजिटिव और 0 आती, यहाँ अलग अलग आई, मतलब एक की प्लस कुछ थी, एक की और कुछ प्लस थी, मतलब +2 +4 थी, तो अदला बदली कर दी। एक की प्लस आ जाए, एक की 0 आ जाए, तो क्या करोगे, तो जैसे मान लो +4 आ गई एक तो, और दूसरे की 0 आ गई, तो क्या करोगे, आधा आधा कर लोगे उसको। जैसे कि मान लो 4 आता, एक का 4 आता पहले का, यहाँ 4 आती और यहाँ 0 आती, तो अपन इस ऐसा नहीं करते, इसकी अदला बदली करते 0 और 4 की, नहीं, दोनों को बांट लेते, 2 कर देते, 4 और 0 आती, तो क्या करते, तो फिर इसको 2 और 2 कर देते। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आ गया था इस बार एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आईपीसी नेम ऑफ फेयर K2, 10 क्वेश्चन वहाँ किए थे, और ये इसके कितने क्वेश्चन किए थे अपन आज के क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने 76, 60 से 16 क्वेश्चन वहाँ किए थे, 16 और 24 कितने हो जाएंगे, 16 और 24, इतने बहुत है आज की वीडियो में, क्योंकि पावर बैंक कम हो गया। और देखो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये अमीन है, ये ऑक्सीजन है, ये साइनाइड है, ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो अमीन का नाम आएगा, पहले तो पोटेशियम लिखेंगे, चलो पोटेशियम 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 पोटेशियम। उसके बाद में अमीन आएगा, अमीन कितना, एक है, पोटेशियम अमीन।
पोटेशियम अमीन, पोटेशियम अमीन, पोटेशियम अमीन, ठीक है। उसके बाद आएगा, इसका नाम किससे शुरू हुआ, देखो साइनो, एक तो है साइनो, सी से स्टार्ट हुआ, एक अमीन ए से स्टार्ट हुआ, भले कोई कितना ही हो, साइनाइड 5 हो 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, पहले अमीन लिखेंगे, उसके बाद साइनो लिखेंगे, उसके बाद में नाम तो यहीं देख सकते हो आप, परऑक्सो और ऑक्सो, एक है आपके पास में परऑक्सो और एक है ऑक्सो, तो ऑक्सो पहले लिखेंगे फिर परऑक्सो लिखेंगे। अब कौन आएगा, साइनो आएगा, साइनो कितने हैं 2, तो डाई साइनो। अब यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट इसने साइनो लिख दिया, डाई लिखा ही नहीं आगे, डाई तो लिखो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तो आपको लिगेंड का नाम तो लिखना पड़ेगा, उस कितने हैं वो भी लिखना पड़ेगा, तो इसने डाई नहीं लिखा इसलिए गलत है। इसने भी साइनो लिख दिया, डाई लिखना था, इसने भी साइनो लिख दिया, भाई डाई लिखो यार, ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो फिर बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एमीन पहले लिखा, मतलब लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको आए तो बहुत है, आप मेरे वीडियो से देख लिया होगा आपने, या फिर आप क्या करना, मॉड्यूल में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या होता है, लिगेंड को ऐसे सही से टेबल बना के देते नहीं, मॉड्यूल में देखते हो ना आपको, तो उसमें टेबल बना करके लिगेंड को दिया होता है। अगर आप लिगेंड सही से याद कर लेते हो ना, तो आपके नाम गलत होंगे नहीं, ऑप्शन देखना और लिगेंड जो भी दिए उन लिगेंड के नाम लिखना और उनको सबको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, आपका नाम गलत होगा ही नहीं। देखो ये फिर से 2 कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला आ गया, जैसा मैं बताया था आपको, यहाँ कोबाल्ट किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ क्रोमियम किस में है, +6 में है। अब आप क्या करोगे, 0 और 6 का पेयर आ गया, तो आप इसको नंबर को बांट लोगे आधा आधा, ऐसा नहीं करोगे अदला बदली, 3-3 में बांट लोगे, ठीक है, 3-3 में बांट लिया, तो इसके ब्रैकेट में भी 3, इसके ब्रैकेट में भी 3, ये गलत हो गया, क्यों, ये इसमें तो इसको 6 दिखा रहा है, ये भी इसको 6 दिखा रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, सीधा कट गया अपना, अपना नहीं घटा मतलब ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सही है। हेक्सासाइनो क्रोमेट, हेक्सासाइनो क्रोमेट, यही तो सही है, समझ में आ गई बात आपको। 23वां क्वेश्चन और एक ये जो अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर 21, समझ में आ गई बात। ये अगर अलग अलग हो, ये आप अपन उसमें लिख देना, कहीं लिख देना, ताकि आपको कोई भूलो नहीं, अलग अलग आ जाए तो अदला बदली कर दो, और सेम सेम आ जाए तो आधा आधा कर लो, ठीक है, हो गया। अब देखो इसका नाम लिखना अपने को, ये क्या है, थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो, और ये क्या है, अमीन, तो अमीन तो पहले ही लिखेंगे, तो पहले लिखो अमीन कितने, पेंटाअमीन, सब में पेंटाअमीन लिखा हुआ है। उसके बाद थायोसाइनेटो किधर से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है, तो एस तो होगा ही नहीं ना, थायोसाइनेटो एन, मरकेप्टो नहीं, इसका नाम थायोसाइनेटो है, बस मैंने बोला लिगेंड का नाम होगा, आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ K2OSCl5N, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन पोटेशियम, पोटेशियम, और उसके बाद में क्या है, ये है आपको क्लोरो, क्लोरो है, और एक तो लिगेंड आपका आएगा क्लोरो, और एक नाइट्रोजन, तो इसको क्या लिखोगे, ऑप्शन से ही भी पता लग रहा है क्या नाम लिखा है इसको, नाइट्रो, नाइट्रो तो लिखा है ना, नाइट्रो, हाँ नाइट्रो, नाइट्रो ही है, ये नाइट्रो है, तो इसको नाइट्रो लिखोगे। अगर इसको एजाइडो लिखता ना, तो ये खुद गलती कर चुका है, अगर ये इसको मान लो, या तो इसको नाइट्रो मानो या एजाइडो मानो, अगर एजाइडो मानते ना, तो एजाइडो को तो एजाइडो में ए आ जाता, तो वो क्लोरो से भी तो आगे आता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पेंटाक्लोरो सब में आ रहा है, इसमें तो क्लोरीन गायब भी कर दिया इसने, इसको तो हटाई दो, तो पेंटाक्लोरो पहले आ रहा है, पेंटाक्लोरो, उसके बाद में इसमें भी एजाइडो कर दिया इसने। अगर देखो इसका नाइट्रोजन के नाम लिख सकते हो आप, एजाइडो लिख सकते हो या नाइट्रो लिख सकते हो। अब अगर आप इसको एजाइडो लिख रहे हो, तो यार अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाइट्रो क्लोरो से पहला लिखो ना, हाँ सीधी सी बात है, इसको नाइट्रोडो लिखोगे तो ठीक है, पहले सी आ जाएगा बाद में एन आ जाएगा। अगर इसको एजाइडो ही काम में ले रहे हो, तो पहले एजाइडो लिखना पड़ेगा आपको, बाद में क्लोरो लिखना पड़ेगा, तो वो तो ये इतना आप समझ गए ना, ओके। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है इसने, यहाँ से शुरू करते हैं। H2O होता है न्यूट्रल, तो 0 × 4 कोई बात नहीं, प्लस क्रोमियम का
एक्स मान लेते हैं। फिर यहाँ चलते हैं OH, OH के ऊपर में होता है -1 चार्ज, OH -1 लिगेंड पढ़ने पड़ेंगे, लिगेंड मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, लिगेंड पढ़ने पड़ेंगे। इसका भी -1। फिर से क्रोमियम आ गया, एक्स मान लो। फिर से वाटर आ गया, न्यूट्रल है बराबर, इसके ऊपर में जो भी चार्ज है वो बराबर में रख देते हैं। तो बड़ा अजीबो गरीब आ गया है, 2x बराबर 6, x बराबर +3। ठीक है, इस पेज के कुछ 30 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। ठीक है, ये वापिस ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। ये वैसा ही कॉम्प्लेक्स है, उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है जैसे ये था ना इसका। अब इसका अगर नाम लिखना पड़ता तो आप क्या लिखते, छोड़ दो ना यार, इतनी क्यों ही माथापच्ची करनी जब आना ही नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में। इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर भी पूछ सकता है, बट नाम वाम इसका नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपको पूछना ही है, बताना ही है, तो कोई मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। NH3 की वजह से 0, क्रोमियम की x, OH की कितनी हो जाएगी -1, और फिर से मैंने तो यार 2 OH मानने पड़ेंगे इसमें। ऐसा ही ऐसा का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका। आपको OH एक लिखा हुआ है लेकिन 2 बनाने पड़ेंगे, वरना बनता ही नहीं है। ठीक है, बड़ा अजीब सा बनता है, इनका कोई औचित्य नहीं है अपने एग्जाम में आने का। अपन तो इसका लिखते हैं, इसमें एक ही लिगेंड है अमीन, तो अमीन सबसे पहले आएगा। और अमीन कितने 4, तो कॉपर को पहले लिख नहीं सकते, तो टेट्रा अमीन लिखोगे, टेट्रा अमीन तो लिखोगे लिखोगे। फिर लिखोगे कॉपर, कॉपर। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी आपको। कॉपर की x मानोगे, ये 0 है न्यूट्रल, NO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -4 नहीं -1 होगा, -1 होगा तो -2 हो जाएगा, तो कॉपर तो +2 में आ गया। और बाद में जो है ना, ये जो नंबर होता है ना बाहर, जैसे अपने कॉम्प्लेक्स में देखा था इनके बाहर पोटेशियम था कहीं क्वेश्चन के, तो इसके लिए अपन डाई वाई यूज़ नहीं करते, डाई ट्राई ऐसा यूज़ नहीं करते, भले बाद में हो भले फर्स्ट में हो, इनके लिए ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते, सिंपल। तो डाई वाई यूज़ करने वाले हो नहीं आप, सिंपल नाइट्रेट +2 में, ये तो +1 में है ना। अगला आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, अब ये देखो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन। GI नहीं करता है, GI कौन नहीं करता है? एक तो आपको टेट्राहेड्रल बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी GI नहीं करते हैं। एक बताया था आपको MAN टाइप के, और एक FANB1 टाइप के कॉम्प्लेक्स GI करते ही नहीं है। अब MAN टाइप के 2 कॉम्प्लेक्स मिल गए आपको, तो आपको पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन अपने AIPMT में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, ग्लाइसिनेटो, ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स GI नहीं कर रहा होता है, ये लिगेंड जो है ना, लिगेंड में GI हो रही होती है, लिगेंड खुद एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ आंसर ये करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो आज तो इतने क्वेश्चन बहुत है। अब मैं करूँगा अपनी पढ़ाई बढ़िया से, और मेरा टैब भी रिचार्ज हो गया, इसको चार्ज लगा लेता हूँ। आप पढ़िए और कमेंट कीजिए कुछ करना हो तो। और ये ख़त्म होते ही मैं आपको बताऊँगा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक ख़त्म होते ही मेटलर्जी। डी ब्लॉक और मेटलर्जी ये सारे बहुत आसान से चैप्टर है। फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। मतलब वीडियो देख करके उसमें टाइम वेस्ट करना होता है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। बस NCERT से पढ़ लो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे कुछ भी ऐसा बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और क्वेश्चन उसके करने हैं तो प्रीवियस ईयर ही करो, और कोई क्वेश्चन नहीं मत करो बस। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपन छोड़ देंगे, मेटलर्जी कर लेंगे, और डी ब्लॉक कर लेंगे, मेटलर्जी एंड डी ब्लॉक। और पी ब्लॉक मैंने करवा रखा है, तो पी ब्लॉक में मैं आपको 400 क्वेश्चन करवा लूँगा। जैसे कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको करवाया ना, कितने करवा दिए देखो, उस चैप्टर पुराना कर रखा था तो 76 क्वेश्चन आई थिंक ये थे, हाँ 76 थे। और ये वाले एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इसमें 83 है, तो 150 हो जाएंगे। और 150 के आसपास आपको पहले वीडियो में करवा रखे हैं, तो 250-300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 250-300 मैंने करवा दिए, इतने आप कर लो, बहुत है। ठीक है, ओके।